क्या लगता है आपको कौन कौन से ऐसे मंत्राज हैं जो सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? जो क्वेश्चन हम अटैम्प्ट नहीं कर पाए, क्यों नहीं अटैम्प्ट कर पाए? हमने तो सिलेबस कंप्लीट की थी, फिर भी हमसे कहाँ चूक लगी। को फॉलो किया था तो सर तो बिल्कुल बेसिक्स क्लियर थे, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी थी। कई बच्चे जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से उनको इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि आप जो है 40 में से 20 प्लस ले आए मार्क्स। कहने के लिए करंट अफेयर्स होता है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा सिलेबस है। और आपकी एडवाइस में बस इन चीज़ों को अवॉइड कर दो, आपके सिलेक्शन में बहुत समय नहीं लगेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेस स्टोरी के सेशन में। आपका फिर से स्वागत है। सक्सेस बैंकिंग के अंदर जब हम बात करते हैं तैयारी की, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस हो, सफलता का समय हो सकता है 3 महीने हो, 6 महीने हो या 1 साल हो। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, आपको पता है कि किस वे में आपको तैयारी करने हैं, तो शायद बहुत समय हमें नहीं लगता है। आज हमारे साथ 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम उनकी सक्सेस स्टोरी समझेंगे और ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे मंत्राज होते हैं जो आप इम्प्लीमेंट करें, आपकी लाइफ में उसका बेनिफिट हो। सो के सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संकेत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ मैं आपसे रैपिड फायर करूंगा, जो मैं जानना चाहूंगा कि आपका इस पे अनुभव क्या रहा है। सबसे पहले सफलता के वो मंत्र बताइए उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें अलग अलग चैलेंजेस फेस होते हैं। क्या लगता है आपको कौन कौन से ऐसे मंत्राज हैं जो सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? थैंक यू सर, आपने हमें मौका दिया इस स्टेज पे अपनी बात को रखने का, और बैंकिंग वाला टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके क्वेश्चन का आंसर मैं करना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले आप बेसिक्स को 0 से लेकर के उसको कंप्लीट कीजिए। पूरे सिलेबस को, जितनी सिलेबस है उसके बेसिक्स को आप स्टेप बाय स्टेप पहले कंप्लीट कीजिए। उन टॉपिक्स पे आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद आप मॉक्स लगाइए। ये 3 चीज़ें हैं जिसको आप अगर अपने रूटीन में फॉलो कराते हैं तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। संकेत तो सबसे पहले अपने एक एजुकेटर को फिक्स करिए। जगह जगह बार बार घूमने की ज़रूरत नहीं है। एक एजुकेटर फिक्स करिए, वहाँ से पढ़िए। आप उस पर भरोसा रखिए, उसका कंटेंट, उसकी पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सही होता है। उनको आप एजुकेटर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें पता है बच्चों का सिलेक्शन किस तरह दिलाना है। तो बार बार बस प्रैक्टिस करिए और उन पर भरोसा रखिए, हो जाएगा। मॉक टेस्ट कई बार इनिशियल लेवल पे हमें बोलना पड़ता है, हमें गाइड करना पड़ता है। कुछ लोग मॉक देते हैं, एनालिसिस नहीं करते। आपको क्या लगता है मॉक कितना ज़रूरी है एक बच्चे की प्रिपरेशन? सर मॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक से आपको पता चल जाता है कि जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको रिजल्ट दे रही है नहीं दे रही। जो तरीका आपको टीचर बता रहा है वो इम्प्लीमेंट करके आपको रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा। सर मॉक्स उतना ही इम्पोर्टेंट है सक्सेस होने के लिए जितना आप समझ लीजिए किसी चीज़ को पाने के लिए आपकी जो विल पावर है। जी, मॉक्स में देने से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो हमारी कमी है, जो रह जाती हैं। जैसे हम क्वेश्चन को गलत क्यों कर पाए, जो क्वेश्चन हम अटैम्प्ट नहीं कर पाए, क्यों नहीं अटैम्प्ट कर पाए? हमने तो सिलेबस कंप्लीट की थी, फिर भी हमसे कहाँ चूक रह गई। इन सारी कमजोरियों को दूर करने का एक शब्द में कहा जाए तो रामबाण है। तो इसलिए मॉक्स देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। वो चीज़ें जो आपको सीखने को मिलती है वो नेक्स्ट आपके आने वाले मॉक्स में और एग्जाम्स में वो आपको बहुत बेनिफिशियल होता है। बैंक महापैक के अंदर जो हम अलग अलग बैचेस लॉन्च करते हैं जिसमें हम एक सिस्टमैटिक स्टडी करवाते हैं, कितना आपको लगता है कितना वो हेल्पफुल होता है? और एक बच्चा अगर उसे डिसिप्लिन वे में स्टडी करे तो उसका बेनिफिट एक बच्चे को कितना होगा? सर वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि आप बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाते हैं, बेसिक से पढ़ाया जाता है हर एक बैच में। मैंने ज़्यादातर फाउंडेशन बैच को फॉलो किया था, तो सर तो बिल्कुल बेसिक्स क्लियर थे, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी थी। क्या फाउंडेशन में, जैसे हम कहते हैं कि हमने लाइव क्लास दी, हम कंटेंट आपको टाइमली देते हैं, डीपीपी हम प्रोवाइड करते हैं, क्या ये आपको समय से मिल जाता है? जी सर। क्या आपने समय से इनको रिवाइज किया, आपने इसका बेनिफिट लिया? जी सर बिल्कुल हो जाता हर है। चीज़ सर टाइम से मिलती है। ठीक है सर, हमारी जो यूट्यूब की क्लासेस होती हैं बैंकिंग वाला पे, कितनी हेल्पफुल होती हैं सर एक बिगिनर बच्चे के लिए जो तैयारी कर रहा है? और अगर वो डिसिप्लिन होके पढ़े तो कितना फ़ायदा उसको होगा? सर यूट्यूब की क्लासेस आपकी काफ़ी बेनिफिशियल हैं, और बैंक महापैक की भी जो क्लासेस हैं, पेड क्लासेस, वो भी काफ़ी क्यूरेटेड रहती हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहती हैं। अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो आपको किसी और जगह पे कुछ भी कंटेंट्स और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस लेवल के कंटेंट्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। यूट्यूब पे भी जो आप पढ़ाते हैं या बैंक महापैक में भी जो चीज़ें आती है, उसके बाद फिर PDF जो दी जाती है, उससे फिर सेल्फ की प्रैक्टिस करने के लिए जो हमें टाइम मिलता है वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है और वो हमें सक्सेस तक पहुंचाता है। हम लोग टाइम पे अपने जो हमारे महापैक के जो बैचेस होते हैं उनके फीडबैक लेते हैं। बच्चों का ऐसा कहना होता है कि जो डीपीपी के कंटेंट होते हैं, एक तो लेवल अप कंटेंट होते हैं, और अगर आपने उनकी सही तरीके से स्टडी कर ली
तो शायद आपका उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कितना आप इसको एग्री करते हैं और आप मानते हैं कि ये बहुत वैलिड है बच्चों की तैयारी के लिए? सर बिल्कुल सर, डीपीपी का कंटेंट जो होता है जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, बट एग्जाम से एक लेवल अप ही होता है। अगर आप उसको अच्छी तरह सोल्व कर पा रहे हैं तो एग्जाम में आप अच्छा ही करोगे। राइट सर। एक लेवल ऊपर देने का एक और भी रीज़न मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा होता है कि कभी कभी आने वाले टाइम में भी हम देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जो उस लेवल की तैयारी लोग नॉर्मली नहीं करते हैं। अरे इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, लेकिन बैंक महापैक में इस लेवल के कंटेंट्स भी करा दिए जाते हैं कि अगर एग्जामिनर आपसे एक लेवल अप की भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप उसके लिए रेडी रहते हैं और आप जाके वहाँ शॉक्ड नहीं होते हैं कि अरे ये क्या क्वेश्चन आ गया। इस लेवल की तैयारी करा दी जाती है एक लेवल अप कंटेंट से। एक फीडबैक हमारे पास ये भी आता है, जैसे हमारा बैंक महापैक जो है, हम लोग टाइम टाइम पे एक सर्टेन ऑफर भी लाते हैं। ऑलरेडी उसकी प्राइसिंग काफ़ी कम होती है। क्या आपको लगता है कि जो प्राइसिंग हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं उस प्राइसिंग पे हम उनको मोर देन सफिशिएंट कंटेंट, क्लासेस, नोट सब कुछ दे रहे हैं? सर जो प्राइस में बैंक महापैक मिलता है उससे काफ़ी ज़्यादा मिल जाता, रिटर्न मिलता है उस पर। वो ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, प्राइस तो सर बहुत मिनिमम है, बट उसका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा है। उस प्राइस की वैल्यू तो मैं आपको अगर बताना चाहूँ, कोई अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करता है और साल भर उस क्लास को अटेंड करने के लिए केवल अगर घर से जाता है तो उसका जो कॉस्ट होगा उससे कम है बैंक महापैक की कॉस्ट। कितना संघर्ष होता है दोस्त, अगर आप तैयारी कर रहे हो, फेल्योर आते हैं, लोगों के ताने होते हैं, संभालने के लिए माँ बाप होते हैं, फिर टीचर होते हैं। क्या हम एडवाइस करेंगे उन बच्चों को जो इस फेज से गुजरते हैं? बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं, लेकिन जो हार नहीं मानते वो आगे बढ़ जाते हैं। उन बच्चों के लिए आपका मैसेज क्या होगा, क्योंकि आपने भी ऐसा टाइम देखा होगा? सर मेनली इस टाइम में अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है और आपको थोड़ा मोटिवेट रखना पड़ता है। देखना पड़ता है कि आपके पास अभी और अटेम्प्ट बचे हैं, आप उनमें अच्छा कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को एक लेवल अप करने का मौका मिलता है। ये समझ लीजिए कि आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिल गया अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए। सर किसी भी चीज़ का तुरंत रिप्लाई करना ये बुद्धिमानी नहीं होता है। जैसा आपने सिखाया भी हमें क्लासेस में बहुत बार, उसको आप चुपचाप अपने पास रखिए और सिलेक्शन के बाद आपका सिलेक्शन उसके सारे रिप्लाई अपने आप से उसे दे देता है। जैसा एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। कुछ लोग, जब मैं सर्विस के बाद बैंक की तैयारी करना शुरू किया तो बोले बैंकिंग सबके बस की बात नहीं होती है। फिर जैसे मेरा ये सिलेक्शंस हुआ और सबको पता चला तो फिर उन लोगों को खुद ही रिप्लाई मिल गया और मैंने उन लोगों को बता भी दिया कि अगर बैंकिंग वाला है तो सब कुछ संभव है। चलिए, दो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कई बच्चे जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से, उनको इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम होती है और उन्हें कहते हैं कि सर सीखने में बड़ा समय लग जाता है। फिर चूँकि हमारे लिए प्री और मेंस दोनों में इंग्लिश आता है, दो मंत्र बताइए जो इंग्लिश बच्चा पढ़े और इस तरीके से फॉलो करे तो उसको बेनिफिट होगा। जब वैसे देखा जाए तो इंग्लिश मेरी पहले काफ़ी कमज़ोर थी, क्योंकि सीबीएसई से पढ़े हैं, हिंदी लिखनी नहीं आती और इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो सर ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बट फाउंडेशन बैच लिया, बार बार प्रैक्टिस की तो सर उससे अच्छा हो गया। और सर आपको आर्टिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एडिटोरियल पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, जो पढ़ने के लिए मिल रहा है, न्यूज़पेपर पढ़िए, जो मिल रहा है पढ़ने के लिए इंग्लिश में, हर चीज़, हर कंटेंट इंग्लिश में पढ़िए, तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। सर एडिटोरियल क्लासेस लेना मैं सोचता हूँ ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इसके लिए। और जो भी वोकैब्स आपको नहीं आते हैं उसको आप लिखिए और वीकली उसको रिवाइज कीजिए और एटलीस्ट न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पर डे आप रीडिंग हैबिट में डालिए, तो आपको ये बेनिफिशियल होगा एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए मैथ चैलेंजिंग होता है, उनके लिए मैथ काफ़ी टफ होता है कि यार हम कैसे पढ़ें, क्या तैयारी करें। आपकी स्ट्रेटजी मैथ्स के रिगार्डिंग क्या है? दो एडवाइस बच्चों को दे दीजिए कि भाई मैथ्स ऐसे पढ़ लो, आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे कभी मैथ्स में इतनी प्रॉब्लम आई नहीं है, क्योंकि देखा जाए बैकग्राउंड मैथ से था और काफ़ी मैथ में अच्छा था, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। बट अगर आप देखा जाए तो अर्थमेटिक पे अच्छा फोकस करिए। बच्चों को लगता है कि अर्थमेटिक स्किप कर देंगे तो DIDI पे फोकस करेंगे तो क्वांट निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको अगर मेंस क्लियर करना है तो अर्थमेटिक पे फोकस करना पड़ेगा। सर कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको नॉर्मली स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए और कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होनी चाहिए जो भी हम मैथ्स में आते हैं। और स्पेशली अर्थमेटिक के लिए मैं कहना चाहूँगा, अर्थमेटिक में बहुत सारे लोग लैंग्वेज में फंसते हैं, उनको टाइम कंज्यूम हो जाता है उसको पढ़ने में। तो बेटर होगा आप जिस लैंग्वेज से कर रहे हैं उस लैंग्वेज पे आपका कमांड होना चाहिए। आपकी लैंग्वेज पे कमांड है तो आप अर्थमेटिक भी बहुत कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। रीजनिंग हम बेसिकली तैयारी करने के टाइम ही सुनते हैं, उससे पहले कभी हमने रीजनिंग बस वर्ड सुना है, अरे उसने रीजनिंग लगा दी, दिमाग, अरे दिमाग, रीजनिंग मतलब दिमाग खराब कर दिया। रीजनिंग का आपकी तैयारी कैसी रही और दो तीन शब्दों में अगर आप समझा पाएं कि ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, रीजनिंग में आपको फायदा होगा। मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊं तो मैंने पहले बेसिक क्लियर किया, उसके बाद सिर्फ एक आपकी 9 बजे वाली क्लास और 12 बजे वाली क्लास, ये 2 क्लास ली थी और उसके अलावा मैंने कुछ रीजनिंग में ज़्यादा नहीं किया। मेरा मेंस प्री आराम से क्लियर हो गया। सर
मैंने भी बेसिक्स पहले क्लियर किए थे। उसके बाद जो आपकी क्लासेस होती हैं उसको डेली मैं कोशिश करता था कि लाइव लूँ। उसके बाद जो पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसको खुद से प्रैक्टिस करना, इतना सफिशिएंट है आपको एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए। जीए के लिए जैसे सुष्मिता मैम है, हमेशा ये कहती हैं कि भाई 6 महीने की करंट अफेयर जो है वो आप गाइड पढ़ लो, ये इस वे में तैयारी करो। आपने जीए कैसे पढ़ा? वो बच्चे जो जीए में परेशान होते हैं उनको आप कम शब्दों में क्या मैसेज देंगे? सर जीए तो जीए से उम्मीद लगाना बिल्कुल भी बेकार है। जीए से कभी उम्मीद मत लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत रेयर चांस होते हैं कि आप जो है 40 में से 20 प्लस ले आए मार्क्स। जीए में एवरेज मार्क्स वही होता है 13, 14, 15। तो एक तो ये अपने दिमाग में बिठा कर रखना चाहिए कि आप दूसरी जगह स्कोर करें, जीए से इतनी उम्मीद ना लगाए। और सर मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, मैं डेली करंट अफेयर पढ़ता था और सैटरडे संडे जो है पूरे वीक की रिवाइज कर लेता था। तो उससे जो है मेरे पूरे मंथ की 2-3 बार रिवाइज हो जाती थी, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहता था। सर जैसे और सब्जेक्ट्स हैं उसके सिलेबस हैं कि इतने टॉपिक्स हैं, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, बट जीए के सेंस में जब हम आते हैं तो उनके टॉपिक्स नहीं हैं। उनके क्वेश्चंस जो हैं जीए से रिलेटेड स्टैटिक से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। उस स्टैटिक से लेकर के हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हों जो हमें नहीं पता हों, उनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं जो करंट में नहीं देखने को मिलते हैं। कहने के लिए करंट अफेयर्स होता है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा सिलेबस है। तो एक तो मैम की क्लासेस आती थी सुबह में, उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और मैं एक और इस एडवाइस करना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलते होंगे कि हाल ही में रिसेंट में ये समाचार में देखा गया था। तो अगर आपके पास न्यूज़पेपर आते हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। ऐसा नहीं सारे पेज पढ़ने, हेडलाइंस आप देखिए और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप जीए में नोट्स बनाते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और नोट्स बनाने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है उसको रिवाइज करना। आपको वीकली और मंथली उसको एक बार रिवाइज करना है। इससे आपकी जीए काफ़ी अच्छी होगी। स्कोरिंग नहीं होता है, आजकल के क्वेश्चंस थोड़े ऊपर लेवल के आते हैं, लेकिन मैम के जो कंटेंट्स रहते हैं उससे हमने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन आप 50% तक तो आराम से कर लोगे। उसके अलावा एक फाइनल सवाल लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें देख रहे होंगे, शायद उनको तैयारी करते हुए 1 साल हो गया होगा, 1.5 साल हो गया होगा। आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी गलती वो कर रहे होंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए? और आपकी एडवाइस में बस इन चीज़ों को अवॉइड कर दो, आपके सिलेक्शन में बहुत समय नहीं लगेगा। सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, जो उनका अपना वीक पॉइंट नहीं ढूंढ पाते कि उनकी वीकनेस कहाँ पर है। मौका लगाइए, अपनी वीकनेस ढूंढिए, जो आपकी वीकनेस है उस पर काम करिए। किसी एक सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा भक्त मत बनो, इन सिंपल लैंग्वेज, कि एक सब्जेक्ट ऐसा होता है कुछ बच्चों को मैथ लगाने में मज़ा आता है तो वो ज़्यादा मैथ की तरफ लीनियंट हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा होता चला जाएगा। सर कुछ लोग होते हैं जो वीक पॉइंट्स नहीं ढूंढ पाते हैं, कुछ होते हैं वीक पॉइंट ढूंढ पाते हैं लेकिन उसके सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। तो उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है या जहाँ आपको लगता है कि इसमें हमें हेल्प की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली अपने फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं कि सर मेरा ये वीक पॉइंट है, इसको मैं कैसे इंप्रूव करूँ। और खुद से अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है मैंने जितने सवाल पूछे हैं वो सारे बच्चों के बेसिक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी सफलता के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आगे सफलता पाएं ताकि ऐसी पॉडकास्ट हम और लेते रहें। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।